नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तालाबंदी से बड़ा भारत बंद क्या हो सकता है, जिसने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली और जीडीपी को माइनस में पहुंचा दिया। कोरोना की लड़ाई भी हाथ से निकल गई और 6 महीने में 92,000 से अधिक लोग मारे गए। किसान संगठनों ने आज यानी 25 सितंबर को भारत बंद किया था। इस भारत बंद में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। अंदाजा होता है कि नए कानून को बनाने से पहले देश के कृषि मंत्रियों, किसान संगठनों और बाजार समितियों से कितनी ही सलाह ली गई होगी। जो काम किसानों के बीच से लेकर संसद के बीच होना चाहिए था, उसे अध्यादेश के जरिए लाया जाता है। पहला सवाल तो यही है कि क्या संसद में कृषि संबंधित इस तरह के कानून पास हो सकते हैं। यह बिल राज्यों से भी कई अधिकार लेता है कि वह एपीएमसी से बाहर की मंडियों से टैक्स नहीं ले सकता। परंपरा तो यही है कि एक भी सदस्य चाहे तो मतदान की मांग कर सकता है, मगर राज्यसभा में मतदान नहीं हुआ। क्या संसद को इन मुद्दे पर कानून पास करने का अधिकार था? हमारे यहाँ संविधान के शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, जिसमें 97 आइटम्स हैं जिन पे पार्लियामेंट को राइट है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स हैं जिनमें स्टेट्स को अधिकार है कि वो कोई भी कानून बनाएं। और फिर ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पे दोनों को कानून बनाने की जरूरत हो, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, 47 आइटम्स हैं। तो अब अगर आप संविधान की स्कीम में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें 4 जगह ऐसा है कि एग्रीकल्चर शब्द आ रहा है, लेकिन ये एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल शब्द जो आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र की यानी संसद की शक्तियां नहीं होंगी उस पर कोई कानून बनाने की। फिर जब आप जाएंगे स्टेट लिस्ट पे तो 8 जगह एग्रीकल्चर का जिक्र आएगा और इन सारी जगह ये बात कही जा रही होगी कि स्टेट को राइट होगा कि वो कानून बनाएंगी। अब यहां पे सिर्फ एक मुद्दा यह है कि एंट्री 33 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में भी ये साफ किया गया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स में पावर नहीं होगी। ये बात हो रही है ट्रेड की और कॉमर्स की। मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि जो किसान हैं वो ट्रेड और कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशन जो है उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है, ट्रेड और बिजनेस नहीं कहा जाता। तो ये जो एंट्री 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की, जिस पे सेंटर कह सकता है हमें पावर है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है। दूसरी चीज वो ये कह सकते हैं कि इसमें एक आइटम आ गया है फूड स्टफ्स। मेरा ये कहना है कि अगर फूड स्टफ को एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा तो ये जितनी भी 8 जगह स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर की पावर स्टेट को दी गई है और यूनियन लिस्ट में 4 जगह जहां एग्रीकल्चर को हटाया गया है सेंटर की पावर से, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर के सिलसिले में पावर नहीं दी गई है, ये सब रिडेंडेंट हो जाएगा। जरा सा एक बात ये समझ लीजिए कि संविधान ये चाहता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, हो सकता है कुछ ओवरलैपिंग हो रही हो, तो अगर आपने पावर एक्सरसाइज की है, पिथ एंड सब्सटेंस देखेगी अदालत, उसे लगता है कि मेनली ये आपकी पावर के अंडर में है और इंसिडेंटली ये स्टेट की पावर को इम्पिंच कर रहा है, तो वो लॉ वैलिड हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मामला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है, ये सीधे सीधे स्टेट लिस्ट की एंट्रीज को इंसिडेंटली नहीं बल्कि डायरेक्टली हिट कर रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में अदालतों ने ये भी कहा है कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये बिल जो है ये ऐसा लगता है, मैं हो सकता है गलत हूं, कि ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। पार्लियामेंट को इसकी पावर नहीं थी और पार्लियामेंट ने उस पावर को इस्तेमाल किया। और आपको ताज्जुब होगा, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस बिल में दिया हुआ है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि किस प्रावधान के तहत ये लॉ संसद में पास कराया जाएगा। संविधान की मर्यादाओं का पालन किए बगैर किसानों की आजादी की बात हो रही है। किसान ही नहीं, सभी को यह बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक मर्यादाओं के बगैर आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। यह वही आजादी है जो तालाबंदी में मिली थी, अपने घर यानी अपनी हदों में रहने की आजादी, जिसका कोई मतलब नहीं। सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
इस भारत बंद को पंजाब हरियाणा का बंद बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ओडिशा के जाजपुर में 22 सितंबर को प्रदर्शन हुआ। इसी दिन बेंगलुरु में कर्नाटक रैयत संघ ने रैली निकाली। 14 सितंबर को भुवनेश्वर में किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ। इसी दिन तेलंगाना में किसान सड़कों पर उतरे। ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के वाइस प्रेसिडेंट बी चंपत राव ने कहा था कि यह ऑर्डिनेंस किसानों को बर्बाद कर देगा। 9 अगस्त और 5 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 25 जिलों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी प्रदर्शन हुआ। आंध्र प्रदेश के 400 गांवों और तेलंगाना के 250 गांवों में यह प्रदर्शन हुआ। 20 से 27 जुलाई के बीच पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। 10 जून को तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन ने वेल्लोर और रानीपेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने इस बिल को जलाने की कोशिश की। 50 किसान गिरफ्तार किए गए। इन किसान संगठनों के साथ उनकी आशंकाओं पर बात की जा सकती थी, लेकिन कानून पास कर दिया गया। पास होने के बाद अखबारों में झूठ और सच के कॉलम का विज्ञापन छपता है, जबकि इस तरह के विज्ञापन अध्यादेश जारी होने से पहले छप सकते थे। ठीक ऐसा ही दावा 14 अप्रैल 2016 को किया गया, जब देश की मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान हुआ था। 4 साल बाद हम इंटरनेट से मंडियों को जोड़ नहीं सके। वह प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ? सरकार ने मंडियों के विकास में कितने पैसे डाले? कितनी नई मंडियां बनाई गई? इन सब सवालों के जवाब भी कानून पास होने के बाद अखबारों में छपे विज्ञापनों में होते तो किसानों की आशंकाएं कुछ कम हो जाती। मोदी तेरी तानाशाही, ये बॉर्डर कब तक बंद रखेंगे? देश का किसान हिसाब लेगा, उस रोटी का हिसाब लेगा। जब कोरोना काल में इस देश के बेटे ने इस देश की रक्षा में पूरे देश रोटी खवाई है, आज उसी की रोटी छीन के बड़े बड़े उद्योगपति ने। जब तक किसान को उसकी खरीद की गारंटी का बिल नहीं आएगा, तब तक जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसान रोड पर रहेगा। जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं 3, वो किसान, मजदूर और दुकानदारों को मार डालेंगे। इसलिए हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना सरकारी खरीद बंद हो जाए, मंडी करना बंद हो गया, एफसीआई टूट जाएगी, जो भी सरकारी अदारे हैं वो टूट जाएंगे और प्राइवेट सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम तो इसे काले कानून का नाम देते हैं। अच्छा, ये काले कानून है जिसके लिए एमएसपी तो ये कहते हैं भी हम रहेगी, लेकिन अभी एमएसपी खत्म होने का रास्ता खुल गया है। कृषि बिल के खिलाफ में पूरा हिंदुस्तान किसान एक है। अगर ये कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हिंदुस्तान का चक्का जाम कर दिया जाएगा। कृषि को जिस तरीके से कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसानों के फांसी से तक फंदे तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। ई नाम की योजना लाने से पहले भी मंडियों का विकास नहीं किया गया, उसके बाद भी नहीं हुआ। मंडियों को किसके फायदे के लिए खत्म होने दिया जा रहा है? बेशक मौजूदा मंडी सिस्टम में कई समस्याएं हैं और उनके सामने एक नया सिस्टम भी आ सकता है, लेकिन पुराने सिस्टम को ढहने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? इसी कारण किसानों के मन में सवाल है। अब सरकार विज्ञापन छपवा कर कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन कोई किसान मेरी तरह रिसर्च करेगा और उसे 12 नवंबर 2019 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान मिल जाए, जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए, तो किसान किस किस पर भरोसा करेगा? एक मंत्री का बयान कुछ है, एक मंत्री का बयान कुछ है। निर्मला सीतारमण दिल्ली में नाबार्ड के ग्रामीण और कृषि वित्त के 6ठे विश्व कांग्रेस में बोल रही थीं कि राज्यों को एपीएमसी की मंडियों को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू बिजनेस लाइन में उनकी ये रिपोर्ट छपी है। उनके बयान पर साफ साफ कह रही हैं निर्मला सीतारमण कि हम राज्यों को समझा रहे हैं, कजोल कर रहे हैं कि वे एपीएमसी को ध्वस्त कर दें, इंग्लिश में डिसमेंटल कर दें। ब्लूमबर्ग क्विंट ने इसे प्रसारित भी किया था और यूट्यूब पर यह बयान है जिसमें निर्मला कह रही हैं और ये उनके शब्द हैं कि मैं ई नाम पर जोर देना चाहती हूं। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रजामंदी दे दी है।
इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि एपीएमसी को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर आज इसमें कई परेशानियां हैं और राज्यों के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। मगर मैं चाहती हूं कि राज्य और हम उनसे बात कर रहे हैं, इसे खत्म करें और किसानों के लिए ई नाम को अपनाएं। तो पिछले साल निर्मला सीतारमण कह रही थी कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि एपीएमसी खत्म कर दें। 10 महीने बाद उनकी सरकार कह रही है कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी, ऐसी कोई सोच नहीं है। तो केंद्र सरकार बताए कि क्या उसने राज्यों से एपीएमसी खत्म करने को कहा था। जिस ई नाम को वित्त मंत्री सबसे अच्छा बता रही थी, उसकी हालत 24 सितंबर के प्राइम टाइम में बता चुका हूं। डाउन टू अर्थ पत्रिका हिंदी में भी आने लगी है, पढ़ा कीजिए। विवेक मिश्रा की रिपोर्ट है 13 मई 2020 की। 17वीं लोकसभा में कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि देश के हर 5 किलोमीटर की परिधि या 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक कृषि मंडी होनी चाहिए, मगर इस वक्त 469 किलोमीटर के दायरे में एक कृषि बाजार है। किसान आयोग के सुझाव के अनुसार भारत में 41,000 संयुक्त कृषि बाजार होने चाहिए, तभी किसानों को सही दाम मिलेगा। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण थे और यह रिपोर्ट 12 दिसंबर 2019 को पेश हुई थी। डाउन टू अर्थ ने लिखा है कि इस रिपोर्ट में 41,000 मंडी बनाने की बात हो रही है। आप बताइए, पूछिए कितनी मंडियां बनी? सरकार मंडियों के विकास पर कितना खर्च कर रही है? इसे समझने के लिए 2018 और 2019 के बजट में जाकर देखिए। बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए राशि दी जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक वो सब क्रियाएं शामिल हैं जो फसल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आदि आदि सब शामिल हैं। बजट कितना है देखिए। 2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था। वो भी संशोधित बजट में 500 करोड़ हो गया और आखिर में मिला 458 करोड़। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी पहले से 400 करोड़ कम। संशोधित बजट में यह राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी गई, यहां भी 50% कम हो गई। अब आप समझें कि कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था का बजट कितना कम होता है, और वो भी घट जाता है। जहां मंडियां हैं वहां पर राज्य सरकार तरह तरह के टैक्स लेती हैं, इस दावे के साथ कि मंडियों के विकास पर खर्च करेंगे। अब नया कानून समझिए। मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा? यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? उससे दो तरह की मंडी हो जाएगी आमने सामने, एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। स्वामीनाथन कमीशन की 2006 की तीसरी रिपोर्ट में मंडियों के विकास और प्राइवेट सेक्टर की मंडियों की बात कही गई है। स्वामीनाथन कमीशन ने मंडियों के बारे में सुझाव देते हुए कहा है कि सरकार मंडी के भीतर तरह तरह के टैक्स खत्म कर दे, उसकी जगह एक सुविधा शुल्क ले ले और उसका इस्तेमाल बाजार के ढांचे के विकास में करे। बड़े शहरों के नजदीक मेगा मार्केट बने जो एपीएमसी एक्ट के बाहर हो। स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पारा 3.3 4.8 में लिखा है कि अगर प्राथमिक उत्पादों पर टैक्स न लगे तो एपीएमसी एक्ट और बाजार समिति खत्म हो जाएगी। क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ये मेरा सवाल है। मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान अपना माल बेच नहीं पाएगा। जब घर से केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर मंडियों की जानकारी होती है, बाकी 90% 95% लोगों से आधे रेट में ही खरीदा जाएगा। और जब उनकी लागत में नहीं मिल पाएगी तो उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं बचेगा। विदाउट टैक्स और जो दूसरी मंडी बनाने का काम सरकार कर रही है, वही सरकार की मंशा पे हमें बहुत ही बड़ा डाउट है। और डाउट नहीं, सच्चाई है। वो जो मंडियां बना रही है वो
आज एमएसपी जो बार बार बताई जा रही है कि एमएसपी का है, ये एमएसपी है, एमएसपी के आड़ में वो एमएसपी लागू नहीं कर रही है। अगर वो एमएसपी लागू करती है तो किसान तो खुश है। अगर वो समर्थन मूल्य लागू करके और ये कानून बना देती है, अगर इस समर्थन मूल्य से कम कोई खरीदेगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। यही तो हम मांग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो प्राइवेट मंडी, जो दूसरी मंडी बनाएगी वहाँ टैक्स नहीं पड़ेगा। जब टैक्स नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जहाँ टैक्स मंडी पड़ रहा है जिस मंडी में, वो मंडी खत्म हो जाएगी। जो सरकार कह रही है कि टैक्स की बात, टैक्स तक मंडी तक पहुँच कहाँ पाएगा किसान। जो इन्होंने एक अध्यादेश लाया कि कोई भी कहीं भी किसी की फसल खरीद के स्टोरेज कर सकता है। तो शहर में मंडी बाहर बना दी जाएगी ना? मंडी बना दी जाएगी, लेकिन इन्होंने जो एक अध्यादेश लाए हैं, जो एक लाए हैं कि कोई भी पैन कार्ड धारक कहीं भी किसी भी किसान की फसल खरीद सकता है, स्टोर कर सकता है। उससे क्या होगा? उससे लूटी मचेगी। जो भी साहूकार है, पूंजीपति है, वो अपनी अपनी जगह जगह मंडियां बनाएंगे, जगह जगह अपना स्टोरेज करने की वो बनाएंगे क्षमता, और उसको स्टोरेज करेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, किसान को तो वहीं का वहीं रहना है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर दिया कि किसानों को जब कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो जमीन के कागज नहीं दिखाने होंगे। क्या यह लाइन कानून की किताब में लिखी गई है? तो फिर यह सवाल बनता है कि प्राइवेट कंपनियां किस आधार पर किसी किसान को पैसे देंगी और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? क्या कानून में साफ साफ लिखा है कि जमीन के कागज के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के अध्याय 2 कृषि करार वाले हिस्से में लिखा है कि कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे। क ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और ऐसे अन्य मामले आएंगे। जो बात कानून में नहीं लिखी है उसके बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री कैसे ट्वीट कर सकते हैं कि किसानों को कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमीन की रजिस्ट्री नहीं देनी होगी? क्या सरकार ने कोई मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए हैं तो अखबारों में छपवा दे। कंपनी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें कंपनी के अधीन है, उसको कीमत नहीं मिलेगी, सरकार की मंडी चल जाएगी। जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया, वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा, वो दवाई देगा, दवाई अपने मूल्य पे देगा, खाद अपने मूल्य पे देगा, टेक्निक अपने मूल्य पे देगा और पैसा भी देगा। पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए जमीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है कि जो दे रहे हैं किसान को मालूम भी नहीं चलेगा और आस्ते आस्ते काम भी। इसको हम कॉर्पोरेट मॉडल कहते हैं जो यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, आए दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक की तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ छपती रहती है। क्या उस कंपनी के साथ विवाद होने पर कलेक्टर किसान का साथ देगा? अभी तो किसानों की खबरें अखबारों के जिला संस्करण में छप भी जा रही हैं, जल्दी ही बंद हो जाएंगी। वैसे जरूरी है कि कानून में विवाद के निपटारे के बारे में जो लिखा है किसान उसे पढ़ लें और याद कर लें। किसानों को नारे लगाने से ज्यादा इन धाराओं को याद कर लेना चाहिए। इसके लिए एक सुलह बोर्ड की कल्पना पेश की गई है जिसमें किसान और कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। सीधा कोर्ट में जाने से पहले इस सुलह बोर्ड में मामला जाएगा जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होगा। 30 दिनों में समझौता नहीं हुआ तो फिर उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम का आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा मान्य होगा। इसके बाद अपील करने के लिए कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के पास जाना होगा और उसे भी 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसका भी आदेश सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर मान्य होगा। कमाल है, किसान और कंपनी के बीच करार का मामला सीधे कोर्ट में ना जाए, इसका बेहतर इंतजाम किया गया है। आप खुद सोचिए, एसडीएम और कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम करेंगे या किसानों के दबाव में? जो कलेक्टर अवैध रूप से एक डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा सकता है, वो कलेक्टर किसानों को कंपनी के सामने इंसाफ दिलाएगा। इस बात पर 2 की जगह 20 रोटी खा लीजिए।
ताकि हंसते हुए पेट में हल्का दर्द हो। दर्द होने से पता चलेगा कि किसानों को हंसी भी आ रही है। मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ। किसान और कंपनी के बीच में करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये कल्पना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पंजाब में हो चुका है। पेप्सी कंपनी और किसानों के बीच में आलू के बारे में करार हुआ और कुल मिला के जो किसानों ने मुझे बताया, अनुभव ये था कि कंपनी अपने हिस्से को लागू करवा सकी, उसके पास वकील थे, उसके पास सरकार थी, उसके पास पैसा था, और किसान अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं करवा पाए। यही होगा सब तरफ। कॉन्ट्रैक्ट दो बराबर की पार्टी को होता है और कानून इसलिए आता है कि वो कमजोर पक्ष को बचाए। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है कानून, ये कमजोर पक्ष को बचाता नहीं है। ये तो दरअसल किसान को बंधुआ बनाने वाला कानून। पहला, इसके अंदर कोई न्यूनतम शर्त नहीं है, किसी भी दाम पे हो सकता है। दूसरा, किसान का जो अपना एफपीओ है, किसानों के अपने सहकारिता संगठन, उसको भी कंपनी के बराबर दर्जा दे दिया गया है। और तीसरा, इसमें सिविल कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। एसडीएम ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप जमीन अधिग्रहण में तो कोर्ट में जा सकते हो, इसमें तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसे तो बंधुआ किसान कानून कहना चाहिए। संगरूर और यानी पटियाला, संगरूर और पटियाला डिस्ट्रिक्ट का जोनिंग पार्ट पर पेप्सी लगा है। पेप्सी के साथ है आलू का। आलू का ये है कि आलू इन्होंने 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब इनको पेप्सी को किसी और स्टेट में और इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाता था, सस्ते रेट में मिलता था, तो उसको क्वालिटी के नाम पर, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें साइज बड़ा छोटा है, वो आलू खरीदता नहीं था और पका देता था, कभी खरीदेंगे। और ऐसे ही वो लाल मिर्च भी लगाता था। लाल मिर्च वाले तो जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको तो बहुत बुरा हुआ, उनको तो आधे से भी कम दाम मिला, बाद में तो कई इंस्टॉलमेंटों में मिला। और इसके चलते हुए सर्कल में जो वाइन फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है, वो बीयर के लिए जौ लगाते थे। जौ का तो 1400-1200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करके फिर 800-700 रुपये भी देता था और कई कई महीने बाद देता था। कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी वाले भारी पड़ेंगे क्योंकि उनके पास अच्छे वकील होंगे, कॉर्पोरेट लॉयर। हमारा किसान उनकी बनाई शर्तों को ना तो पढ़ सकेगा ना समझ सकेगा। इस तरह से यह व्यवस्था किसानों को वकीलों के हवाले कर देगी। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों के बीच बाजार साक्षरता बढ़ाने की बात की है। क्या साक्षरता बढ़ाई गई? बिना तैयारी के किसानों को बाजार और वकीलों के हवाले किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे सांसदों और विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया और जनता को नया सिस्टम दे दिया कि आप बाजार में लगाइए और बुढ़ापे का इंतजाम कर लीजिए। अब बिहार में चुनाव आने वाला था तो 7 अगस्त को दानापुर से नासिक के बीच किसान रेल की घोषणा कर दी जाती है। भारत की पहली किसान रेल बताई जाती है और कहा गया कि इससे छोटे किसान नासिक माल भेजा करेंगे। सरकार जब 14 अप्रैल 2016 को ई नाम ला रही थी तब उसे ख्याल नहीं आया कि किसान माल कैसे पहुंचाएंगे, जबकि ई नाम लॉन्च होने के 1 साल बाद सितंबर 2017 में बुलेट ट्रेन लॉन्च करना याद रहा। किसान रेल की याद अब आई। मैं समझता हूं कि आगे चल के भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान रेल के माध्यम से सेब पहुंचे। देश जुड़ता है, किसान जुड़ता है, किसान का उपलब्ध देश भर में जाता है। इससे ज्यादा खुशी की बात मैं समझता हूं हम सबके लिए और कोई नहीं हो सकती। रेल मंत्री पीयूष गोयल से एक सवाल है, देश भर में कितनी किसान रेलें चलने वाली हैं? बिहार का छोटा किसान पूर्णिया और सहरसा से 6 घंटा चलकर दानापुर पहुंचेगा और फिर उस ट्रेन से अपना माल नासिक भेजेगा। वहां कौन सा माल जाएगा? किस चीज की मांग है? किसान रेल पूर्णिया से नासिक क्यों नहीं चली? मोतिहारी से मुंबई क्यों नहीं चली? और चुनाव के समय ही क्यों चली? मूल बात है कि ना तो हम मंडी बना रहे हैं, ना हम मंडियों को इंटरनेट से जोड़ पा रहे हैं और ना ही हम मंडियों तक माल पहुंचाने के लिए रेल नेटवर्क का ढांचा बना पा रहे हैं। हमारी सहयोगी वृंदा शर्मा ने मेखला कृष्णमूर्ति से बात की, जो मंडियों पर रिसर्च करती हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं।
भारत में मंडी की क्या ज़रूरत है? 12 साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश की मंडियों में शोध शुरू की थी, तब मुझे एक मंडी मंत्रा सुनाते थे: उचित मूल्य, सही तौल और नगद भुगतान। किसान के लिए ये 3 कंडीशन तब भी और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आज कहेंगे कि ये मंडी की जो कल्पना थी वो अच्छी थी, पर असलियत में ये हो नहीं पाया है और मंडी प्रथा जो है वो काफ़ी भ्रष्ट है और राजनीति बहुत सारा है, और सबसे ज़्यादा कि जो व्यापारी है उनके दबाव ज़्यादा है। लोग गलत नहीं कह रहे, हमें पता है मंडी में बहुत सारी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है और प्रोसेस में भी कमी है, पर हमें ये भी समझना है कि मंडी की महत्व या भूमिका क्या है, क्योंकि जहाँ मंडी अच्छी तरह से चलती है वहाँ किसान को एक बहुत मजबूत और इम्पोर्टेंट बेंचमार्क मिलती है। सरकार के ओन पॉलिसीज़ आप देखेंगे तो उन लोग ई-नाम भी मंडी के थ्रू ही उन लोग लागू कर रहे हैं। अब मंडी अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, ग्राम स्कीम भी उन लोग लागू किए हैं जहां आप हमारे 22,000 हाट में इन्वेस्टमेंट करें। पर यदि हम लोग ये नहीं करेंगे और हम लोग कहेंगे कि किसान अभी आज़ाद है, तो ये आज़ादी नहीं है, क्योंकि किसान को एक बहुत मजबूत विकल्प या बेंचमार्क नहीं मिलेगा। 2016 में ई नाम के साथ फसल बीमा भी जोर शोर से लॉन्च की गई। आपको अनेक खबरें मिलेंगी, थोड़ी मेहनत कीजिए। बीमा कंपनियां कई महीने से बीमा का दावा नहीं देती हैं। 5-5 हजार करोड़ के किसानों के दावे बीमा कंपनियों के पास महीनों से अटके हैं। वैसे जहां चुनाव होते हैं वहां के किसानों को फसल बीमा का मुआवजा धड़ाधड़ मिलने लगता है। मध्य प्रदेश में पिछली बार हुआ था, बिहार के किसानों से इस बार आप चेक कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, मोहम्मद गजाली, निहाल किदवई भारत बंद कवर कर रहे थे। भारत बंद की इन तस्वीरों को खारिज करना आसान है, लेकिन किसानों की आशंकाओं को खारिज करना उचित नहीं होगा। अगर किसानों को आज़ादी मिल रही है वाकई, तो उन्हें जिस आज़ादी का संविधान दिया जा रहा है वही कमजोर क्यों लग रहा है? समस्या यह है कि न्यूज एंकर कानून की बारीकियों को ना तो पढ़ेंगे ना आपको बताएंगे, बस भारत बंद का जाप कर आधे घंटे की बुलेटिन भर देंगे। दांव पर किसानों का सारा जीवन है, बुलेटिन का आधा घंटा नहीं। कितना झूठ बोल लो आप टीवी पर आकर, कितने मंत्री लगा दो टेलीविजन पर आप झूठ बोलने के लिए, कितने गोदी मीडिया झूठ बोल ले, अपना हिंदुस्तान का मीडिया झूठ बोल ले, कितने लगा दो बम्बई मीडिया को ले आकर। मत दिखाओ हमें कहीं भी, आप हम खुद दिखाएंगे हम क्या हैं। विपक्ष भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं विपक्ष कहां है? विपक्ष की हालत भी किसानों की जैसी है। दिखाएंगे नहीं तो दिखेगा कैसे कि विपक्ष कहां है? जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है, और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है, किसान की आवाज में बहुत दम है, और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी। किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने फैसला किया है कि इन कानूनों को लेकर जगह जगह सभाएं होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अपने इस जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है आत्मनिर्भर किसान। आज से शुरू होकर अगले 15 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में गांवों में घर घर तक संपर्क किया जाएगा, ताकि कानून से संबंधित गलतफहमियों को दूर किया जा सके। जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सोच रही हैं कि इस मुद्दे पर किसान को मोबिलाइज करें, लेकिन इस मुद्दे पर किसान को कैसे मोबिलाइज कर देंगे? हम लोगों ने तो किसान को एम्पावर किया है, उनको हम लोगों ने फ्रीडम दिया है कि जहां वो चाहें वहां वो अपने सामान, अपने उपज को बेच सकते हैं, उनको ज्यादा मूल्य मिल सकता है। अगर मंडी में बेचना चाहे वहां भी बेच सकते हैं, दूसरे जगह भी बेच सकते हैं, कहीं ले जाके बेच सकते हैं। ये कैसे आप उनको फोर्स कर रहे थे कि यही तुम बेचो और 8% या 7% तुम टैक्स दो? क्यों भैया, हमारा उपज हम टैक्स क्यों दे दें?
टैक्स ही नहीं वसूला जाता था, मंडी में इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता था, आढ़तियों से, ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से, सब एकदम महान सेठ बने हुए थे। हम लोग देखे हुए, बिहार में था ना बाजार समिति, और क्या होता था बिहार में वो हम लोगों ने देखा हुआ। जितने मार्केट सेक्रेटरी थे 90% तो करोड़पति हो गए थे। ई नाम के समय जिन संभावनाओं का दावा किया गया था वो गायब है। अब उन्हीं संभावनाओं को नए नाम से पेश किया जा रहा है, वो हाजिर है। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन ये अच्छाई की कैसी आहट है कि जिसके कदमों से आशंकाओं की आवाज आती है। भारत का किसान जिला संस्करण का गुलाम बन चुका है। नेशनल चैनलों पर आज उसे कितनी जगह मिली, किसान ही जाने और उसकी तकदीर। बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्रेक लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,000 से अधिक मामले आए हैं और कुल मामलों की संख्या 58,18,570 हो चुकी है। अब तक भारत में कोविड से 92,290 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 2 सितंबर से लगातार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है प्रतिदिन। 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 1141 लोगों की मौत हुई है। तालाबंदी ठीक 6 महीने पहले हुई थी। कहा गया था कि कोविड से लड़ने की तैयारियां पूरी की जाएंगी, मगर खबर है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। अनुराग द्वारी ने पहली बार जब इस खबर को दिखाया तो सरकार ने दबी जुबान में माना। फिर 2 दिन बाद बताया गया कि केंद्र 50 टन ऑक्सीजन देगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? अनुराग द्वारी कई दुकानों में पहुंचे, सप्लायरों से बात की, वो कैमरों के सामने नहीं बोल पाते हैं, आप समझते हैं। इसलिए खुफिया तरीके से ही रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे कहीं सिलेंडर नहीं है, कैसे दाम दोगुने हो गए हैं और कैसे आने वाले दिनों में तकलीफ बढ़ सकती है। पानी पीना है ठीक, तो पानी दे नहीं रहे क्या? कोई है ही नहीं है। राजकुमार निषाद का आखिरी फोन कॉल। सांस ले पा रहे हैं अच्छे से? नहीं, ऑक्सीजन बंद हो जा रहा, बार बार दम घुट रहा मेरा। मैडम वो बोल रहे ऑक्सीजन बंद हो जा रहा है, बार बार मेरा दम घुट रहा है। हेलो, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ ऑक्सीजन के। अरे तुम आ जाओ पहले। इंदौर में मालवा मिल में रहने वाले 40 साल के राजकुमार निषाद को दिल की बीमारी थी। परिजनों का आरोप है बगैर जांच के रिपोर्ट कोविड संक्रमित बताकर उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मैंने बोला कैसे हो, आपको आराम है कि नहीं? तो बोले कि मुझे कुछ भी आराम नहीं है, ना मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दिया जा रहा है, ना कोई बाटल भी चढ़ी, ना मुझे बाथरूम तक नहीं कराई है। और सबसे बड़ी बात बोले मुझे पानी तक के नहीं पूछा, मैं पानी बिना तड़प रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जाँच बिठा दी जाएगी। जाँच समिति के द्वारा जैसे भी हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोज चौकसे के बहनोई करौन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। कहते हैं ऑक्सीजन की जरूरत थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई। ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन कल अचानक से क्या हुआ पता नहीं लग पाया सुबह। इसी अस्पताल में शोभा फ्रांसिस ने भी दम तोड़ा। उनके परिजनों ने भी ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। हमने अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन को लेकर अब वाकई फिक्र करनी चाहिए? मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 110 टन हो गई है। सरकार कहती है राज्य को 130 टन ऑक्सीजन मिलता है। 50 टन केंद्र ने सुनिश्चित करा दिया है, यानी मध्य प्रदेश के पास 180 टन ऑक्सीजन होगा। आंकड़ों में सब अच्छा है, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है, सीधे सीधे आंकड़े हैं। हमें 100 टन की जरूरत है, हमारे पास 120 टन है। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों की बात सुन लीजिए। ये 48 वाला जो मैं आपको लगा रहा हूँ, पहले ये था अपना 33 का, डिफरेंस आ गया। तो आप लोगों को भी मतलब वहाँ से भी कॉस्टली आ रहा है? इसी कॉस्टली आ रहा है, रीज़न वही है ना, रेट बढ़ने के। अब जरा दुकानदारों को जो सप्लाई दे रहे हैं उनकी बात भी सुने। अच्छा, पहले 1200 का था, अभी 2000 का हो गया। सर दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो अभी वो कंडीशन खराब होने वाली है सर। तो मतलब मैं आपको ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं जी जी, है ना। आप जो दिन ब दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए सर। छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस चालकों की बात भी सुन लीजिए, हालात क्या हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लेट मिल रहे हैं, और पहले के सस्ती में मिलती थी, अब महंगी हो गई। पहले 200-250 रुपये में बढ़ जाते थे, अब 350-300 ऐसे ले रहे, और एक दिन के आड़ में मिल जाते तो पहले, अब हफ्ते भर लगा दे रहे। देवास के अमलतास अस्पताल में 4 मरीजों की मौत का मामला एनडीटीवी ने दिखाया था। राज्यसभा में भी ये मामला उठा था। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। परिजनों का आरोप था कि मरीजों को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर से कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली। फिर भी सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। वैसे आश्वासन है कालाबाजारी पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं। यदि समाज में इस स्थिति में समाज पहुंचा है तो समाज को ही विचार करना होगा। महामारी के समय किसी को भी इस तरह की इसीलिए हम कर रहे हैं। महामारी के समय समाज में किसी को भी इस तरह से दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन कोई नई चीज है। ऑक्सीजन तो इनको पहले से प्रबंध करना था, 1-2 महीने पहले। जब कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे, ताकि इसमें भी कोई घोटाला हो जाए। खेल खुला जब महाराष्ट्र ने यह खत लिखकर दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सीमित करने की बात कही। वैसे इस फैसले को हाईकोर्ट ने झटक दिया है, लेकिन एक तथ्य इस सरकारी कागज में है। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक जो एक्टिव मरीज 9152 थे, वो 31 अक्टूबर तक 33,699 हो जाएंगे। यह सरकार का ही अनुमान है, और तब 4800 ऑक्सीजन वाले और 650 आईसीयू बिस्तरों की कमी होगी। अब जरा सोचिए, जब मरीज 3 गुना बढ़ जाएंगे तो सरकारी गणित का क्या होगा। वैसे जानकारों के मुताबिक तब लगभग 300 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई बार 40 से 60 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जबकि सामान्य मरीजों में 10 लीटर प्रति मिनट की ज़रूरत होती है। भोपाल एम्स तक के निदेशक कह रहे हैं बिस्तर बढ़े तो उनके लिए इंतज़ाम मुश्किल होगा। समस्या तो है कि अगर हम ये कमिट कर दें गवर्नमेंट को और हम बेड बढ़ा दें, और अगर से फॉर एग्जांपल हम मरीज़ को भर्ती कर लें और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिली उस समय, तो हमारे सामने बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर एक दिक्कत इन कारोबारियों की भी है, जिनकी सप्लाई लगभग बंद है, इसलिए काम ठप और सब सड़क पर। देश में लगभग 6,800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, खपत इसकी आधी है। सरकार कह रही है उत्पादन का गणित ठीक है, प्रबंधन का गड़बड़ है, इसलिए उसने 5 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। लेकिन जब किसी राज्य में मांग 10 गुना बढ़ जाएगी तो जाहिर तौर पर जो प्रबंधन, उत्पादन सबका गणित है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ चुनावी नारों में है, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। जब पहले हम वेंटिलेटर की बात करते थे तो लोग समझते थे कि ये मजाक में बात कही जा रही है या उनके जहन में नहीं आता था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वेंटिलेटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में यही बात ऑक्सीजन को लेकर भी कही जाएगी। इंदौर में हेमंत, जबलपुर से संजीव, छिंदवाड़ा से सचिन चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।